उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं, यहाँ पे उत्तराखंड के लोग बैठे हैं, यहाँ पर उड़ीसा से कल रात में लोग आ गए हैं, उड़ीसा से, यहाँ पर बिहार के लोग बैठे हैं, राजस्थान के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, केरल के लोग हैं, और वहीं पर जो वहाँ के जो हैं उसके गुजरात के भी लोग वहाँ पर बैठे हैं। मोदी जी ये नहीं बताते कि चाइना से तुमने कितनी फंडिंग ले ली। जो विवेकानंद फाउंडेशन बना रखी है, जिसमें जो है आपके अजीत डाबोल और ये बीजेपी के जो टॉप के नेता हैं, ये उसमें जो मेंबर हैं, उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है? और प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में जो आपने चाइना से फंडिंग ली है, भैया उसका भी बताओ वो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है? मोदी जी तो बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ा काम करते हैं लंबा चौड़ा, तो उनसे कोई से प्रभु पढ़ के सुनाओ, इस देश को बताओ। अगर आप कह रहे हो किसानों ने वोट दिया, तो मोदी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। जिन किसानों ने तुम्हें वोट दिया, तुम उन्हीं के गर्दन काटने में तुले हो, मर जाना चाहिए। आरएसएस इस मामले में माहिर है कि आंदोलन को किसी तरह से बदनाम किया जाए, और आंदोलन में जो ऐसे चेहरे हैं, जो मुख्य चेहरे हैं, जिनकी बात लोग सुने, जो लीड कर रहे हैं, उन लोगों को निशाना किया जाए। इसीलिए कल वो शार्प शूटर जो पकड़ा गया है, वो इसी तरह की सारी घटना है कि नेता इस देश में मर चुके हैं, वो जिस पार्टी में है उस पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, गुलाम हैं। इसलिए उनसे आपको किसी को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उनसे कृषि मंत्री से कहो इसकी तय बना के अपनी जेब में रखो, हमें ना चाहिए आपका प्रपोजल, हमें मालूम है हमें क्या करना है, समझे ना जी? कृषि मंत्री होते कौन है ये कहने वाले और देने वाले? कृषि मंत्री को ये कहने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। आप इस देश के चंद लोगों की वजह से पूरे देश के किसानों को आप तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। कैसे नींद आ जाती है आप लोगों को? कृषि मंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, इस पूरी सरकार को नींद कैसे आती है? जो किसान इतनी बुरी स्थिति में हैं, 17 राज्यों में जो किसान हैं, उनकी आमदनी एक साल में 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। इसमें वो भी जोड़ दीजिए आप जो 6,000 रुपए सरकार देती है, 16 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो भीख देती है, उसको भी जोड़ दिया जाए तो 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। और आपको एक आंकड़ा बताऊं, प्रधानमंत्री जी के ऊपर केवल उनका चेहरा दिखाने के लिए जो पैसा खर्च होता है, उनके विज्ञापन के लिए, मालूम है आपको कितना होता है? एक दिन में और 1 मिनट में 2 लाख रुपए। 1 मिनट में प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाने के लिए 2 लाख रुपए खर्च होता है। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो आज की तारीख तक, तो ये 70,000 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ है कि प्रधानमंत्री पे जितना पैसा विज्ञापन पे खर्च हुआ है, इतना इस 17 राज्यों में तकरीबन 70 लाख किसानों की टोटल इनकम है। 70 लाख किसानों की। सरकार को मालूम नहीं है क्या ये तो इतना है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने 2 जहाज खरीदे हैं 10-10 हजार करोड़ के, उनको आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने हैं। आखिर क्या जरूरत है 2 जहाज जो खरीदे गए हैं? और इसके अलावा प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे 600 करोड़ रुपए साल में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का बजट है, और बाकी उनके खाने पीने पे जो खर्चा होता है वो अलग। मतलब तकरीबन इस विज्ञापन के अलावा 2000 करोड़ रुपए सालाना प्रधानमंत्री पे खर्च होते हैं। 2000 करोड़ में एक व्यक्ति जीता है 15 एकड़ की जो जगह है जहां पे वो रहते हैं प्रधानमंत्री, 6 कोठियों को मिला के बनाया गया है। और कितने किसानों की, मतलब जितने लाखों किसान, जितनी उनकी इनकम है उससे कहीं ज्यादा एक व्यक्ति पे खर्चा हो रहा है। शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी को या सरकार को या गृह मंत्री को, इनको जो कर रहे हैं, जो हमें देने की बात कर रहे हैं? मतलब आप पूरा देश 2 लोगों की जेब में जाके रख रहे हो, पूंजीपतियों की चौखट पर गिरवे रखे हो, कुछ तो सोचना चाहिए उनको। तो ये जो हमें दान देने की उसकी बात कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। हम आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे, और दावा कर रहे हैं एक दिन यही सरकार घुटनों पर आएगी और जो हम कह रहे हैं वो मानेगी। होनी चाहिए थी। हिंदी हार्टलैंड को छोड़ दें, अगर इस बेल्ट को छोड़ दें, तो दक्षिण से आपको उतना समर्थन नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा? समर्थन किसानों कैसे नहीं मिल रहा समर्थन? आप देखिए यहाँ पर जिस जगह हम बैठे हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं, यहाँ पे उत्तराखंड के लोग बैठे हैं, यहाँ पर उड़ीसा से कल रात में लोग आ गए हैं, उड़ीसा से, यहाँ पर बिहार के लोग बैठे हैं, यहाँ पे पश्चिम बंगाल से लोग बैठे हैं। आप जाके देखिए सारी चीज़ें, 5 स्टेट के तो यहीं पे बैठे हैं। अब आप चले जाइए वहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे, वहाँ पे पंजाब के लोग बैठे हैं, हरियाणा के लोग बैठे हैं,
वहाँ बिल्कुल वहाँ से हिमाचल के लोग वहाँ पे बैठे हैं। आप थोड़ा उधर चले जाइए टिकरी बॉर्डर पर, तो टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा के लोग बैठे हैं। टिकरी बॉर्डर पर आके जो है आपके राजस्थान के लोग बैठे हैं। टिकरी बॉर्डर पर आके जो है महाराष्ट्र के लोग बैठे हैं। ठीक इसी तरह से राजस्थान बॉर्डर पर चले जाइए, राजस्थान बॉर्डर पर राजस्थान के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, केरल के लोग हैं, और वहीं पर जो वहाँ के जो हैं उसके गुजरात के भी लोग वहाँ पर बैठे हैं। परेड करेंगे भाई आउटर रिंग रोड पे, और मैं आपको बता दे रहा हूं सरकार में ताकत नहीं है कि हमारी इस परेड को रोक सके, और अगर है तो ताकत लगा ले, उसे पता लग जाएगी। ठीक है जी। किस बात का उल्लंघन? अबे सरकार सब चीज का उल्लंघन कर रही है, मोदी जी सब चीज का उल्लंघन कर रहे, हम इतना सा भी उल्लंघन ना कर सके? ये किसी चीज का उल्लंघन नहीं है। आप देखिए कि जो कानून है वो सब पे समान रूप से लागू होता है, मोदी जी पर भी, सरकार पर भी और जनता पर भी। अगर मोदी जी सारे काम कर सकते हैं, कोरोना में देश को बंद रखते हैं लेकिन बिहार में चुनाव करवाते हैं, कोरोना में देश को लॉकडाउन में रखते हैं लेकिन राम मंदिर का भूमि पूजन करते हैं, और बिहार के चुनाव के बाद जश्न मनाते हैं, तो उन्हें सारी चीजें करते हैं। वो सारी सरकार खोल के रखी है, पीछे से पीछे के दरवाजे से किसानों को और पूरे देश को तबाह करने वाले कानून लिया है, उनको माफ है सारे। राष्ट्रपति को तो खून माफ है, प्रधानमंत्री को थोड़ी माफ है भाई। इसलिए कानून का सम्मान सबको करना चाहिए, और हम लगातार सम्मान करते आ रहे हैं, और इसीलिए हमने पुलिस से कहा है, सरकार से कहा है कि हमें उसकी अनुमति दी जाए। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती। जब देश का संविधान आपको ये इजाजत देता है कि आप कहीं भी शांतिपूर्वक तरीके से बिना हथियार के लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, उसमें परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार बीजेपी की है, देश में भी और प्रदेश में भी सरकारी गुंडागर्दी चरम पर है, पुलिस का बेवजह इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो मन में आ रहे कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो किसान आंदोलन में भाग लेने आ रहे हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? उन किसानों के घर पे उनसे जबरदस्ती 1-1 लाख के 50-50 लाख के मुचलकी क्यों भरमाए जा रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सबको अधिकार है, संविधान में अधिकार है, क्यों रोक रहे हैं आप? क्यों उनके नंबर नोट कर रहे हैं? क्यों उनके यहाँ नोटिस भिजवा रहे हैं? क्यों उनकी जमीनों की आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनकी नपत कर रहे हैं? क्या मतलब है इस बात का? क्या ये सरकारी गुंडागर्दी नहीं है? तो सरकार अगर ये लगातार गुंडागर्दी करती रहेगी, कानून का उल्लंघन करता रहेगी, तो क्या हमने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? इसी बात के लिए है क्या? रोकेंगे नहीं क्या? निश्चित रूप से रोकेंगे, अगर सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। वकील साहब, आप बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। ये सरकार तो संविधान को मानती नहीं है। इस सरकार के राज में तो संविधान जंतर मंतर पर चलाया जाता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि संविधान की बात? नहीं, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि संविधान फॉर्मली रूप से भी खत्म नहीं किया। और ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इस देश की जनता को सोचना था। जिस समय संविधान जलाया गया उसी समय देश में आंदोलन होना चाहिए था, क्योंकि संविधान से ही सबके अधिकार हैं। लेकिन उस संविधान को तो लोग कहते हैं ना, ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, ये तो दलित ने बनाया, ये तो उन्होंने बनाया, इसलिए ये करके टाल देते हैं। नहीं, संविधान हर किसी का है। संविधान पर पूरी चर्चा हुई है। संविधान सभा में जितने भी उस समय के सदस्य थे, उन्होंने सबने चर्चा करके सबने एक मत से उसे स्वीकार किया, और तब संविधान बना। और इसीलिए संविधान में जितने भी लोग हैं पूरे देश के, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा गया। मूल अधिकारों में जो हैं, लोगों को सोचना है कि अगर तुम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते तो सरकार तो भैया उसका गलत इस्तेमाल करेंगे करेंगे। बीजेपी के बड़े नेता अनंत कुमार हेगड़े, उनकी कई बार स्टेटमेंट आई और फिर उन्होंने रिपीट किया है कि हम तो संविधान को बदलने आए। संविधान सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, दलित सुरक्षित नहीं, मुसलमान सुरक्षित नहीं। सुरक्षित क्या है इस देश के अंदर? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है, इसीलिए आंदोलन है, और ये आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन बन रहा है। अब इसके बाद में निश्चित रूप से बहुत कुछ सुरक्षित होगा, इसीलिए है। और जो संविधान को बदलना है उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, अनंत हेगड़े हो या कोई भी हो, संविधान बदलेगा या नहीं बदलेगा ये तो बाद की बात है। लेकिन अगर जल्दी से जल्दी मोदी जी ने ये कानून वापस नहीं लिए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आने वाले समय में सरकार जरूर बदल जाएगी। ये बीजेपी सरकार। ये लड़ाई कानून बदलने की है, सत्ता बदलने की है, व्यवस्था बदलने की, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये लड़ाई इस देश को कुछ जो लोग हैं इसको लूट रहे हैं, या कुछ लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो उनके दिमाग की गंदगी है, जिसे थोपना चाह रहे हैं, देश पर लादना चाह रहे हैं और पूरे देश को तबाह करना चाह रहे हैं,
उन लोगों से इस देश को बचाने के लिए इस देश की आजादी की दूसरी लड़ाई है। और जब आजादी की लड़ाई होती है तो उसमें बहुत कुछ सही होता है और जो गलत है उस बहुत कुछ गलत को साफ किया जाता है। एक बड़ा सवाल उठता है जब देश के अंदर दलित आंदोलन करता है तो नक्सली और माओवादी, मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी। ये 90% जनसंख्या जो है देश की, ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली, माओवादी। फिर ये जो 10% लोग बचते हैं, ये राष्ट्रभक्त कैसे? मैं वो राष्ट्रभक्त है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं अपने नहीं, उनका क्या मतलब सर्टिफिकेट बांटेंगे वो मतलब जैसे मन में चाहे ठप्पा लगा के रख लो, मेरी सर्टिफिकेट ये है, जैसे मोदी जी की वो दिखाते रहे, हमें डिग्री दिखाते रहे, हमें गृहमंत्री दिखाने हमें। देखिए वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आज सत्ता उनके हाथ में। सोचना लोगों का है, 90% लोगों को सोचना है। सरकार कुछ नहीं होती है, शासन प्रशासन की कोई ताकत नहीं होती है, बशर्ते जनता अपने अधिकारों को समझे और अधिकारों को समझने के बाद में उनको बरकरार रखने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सही समय पर सही आवाज उठाए, पूरी मजबूती से उठाए। ये जो दलित हैं, ये जो मुस्लिम हैं, ये जो खालिस्तानी जिन्हें कहा जा रहा है, ये जो माइनॉरिटी के लोग हैं, इन सबको जिन पर ठप्पा लगाया जाता है, जिनको लगातार सताया जा रहा है, इन सब लोगों को साथ आना चाहिए। कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के साथ में चलना चाहिए। जिस दिन ये साथ हो जाएंगे, जाति और धर्म की दीवारें तोड़ के एक साथ आ जाएंगे, उस दिन ये गंदगी साफ हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है, आपकी बात से मुझे एक बात याद आ रही है, मंच पे भी कोई बोलता है तो यही कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो मैं बड़ा सोचता हूँ यार, बुद्धिस्ट कहाँ गए भाई? इस देश में बौद्ध भी तो रह रहे भाई। मैं सोचता हूँ जैनी कहाँ गए भाई? जैन भी तो रह रहे यहाँ पे, यहाँ सिख भी रह रहे भाई, यहाँ पारसी भी रह रहे भाई, और कहाँ गए? तो लोगों को ये नारा बदलना चाहिए। दूसरा, जो हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये देश हिंदुस्तान नहीं है, ये देश भारत है। संविधान में भारत डिक्लेयर किया गया है, इसलिए हमें बीजेपी की आरएसएस की भाषा नहीं बोलनी, क्योंकि वो हिंदू और हिंदुस्तान की बात करते हैं। हमें भारत की बात करनी है। और जैसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं प्रथमतः भारतीय हूं और अंततः भारतीय हूं, यानी पहले भी भारतीय हूं और आखिर में भी मैं भारतीय हूं। जब हम भारतीय बन के सोचेंगे, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, तब ये सारी गंदगी साफ हो जाएगी। और ये करना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके सब पिटेंगे। तो जो आपको लगता हो पिटना हो तो पिटते रहो। घर पड़ोसी का जल्ला है, आप आग बुझाने मत जाओ, आपके घर में भी आग लगेगी। अगर आप आग बुझाने जाओगे, निश्चित रूप से आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए सारे लोग इकट्ठे हो जाओ और जो असली गंदगी है, जो मैं कहूं कि कोड़ है इस देश के लिए, जो कोड़ है, इस कोड़ को, इस गंदगी को साफ करो। इस आंदोलन का क्या भविष्य देख रहे हो? बहुत बढ़िया भविष्य। इस आंदोलन का भविष्य स्वर्णिम भविष्य है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और इस आंदोलन से किसानों के जो कानून है ये तो वापस होंगे, एमएसपी कानून बनेगा ही बनेगा। आने वाले समय में ये जो गंदगी, मैंने कहा ना कि बीजेपी आरएसएस, ये पूरी गंदगी साफ होगी, सरकार साफ होगी। जो आज समझ रहे हैं कि तुम जो चाहोगे कर दोगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा, पता भी नहीं लगेगी। इस आंदोलन का भविष्य बहुत अच्छा है और मैं मानता हूं उसके बाद, आंदोलन के बाद देश बहुत तरक्की करेगा। अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। मैं अभी भी कहता हूं, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अगर राजनीति की गंदगी साफ करनी है तो अच्छे लोग राजनीति में आएंगे और उसके बाद में ये राजनीति भी अच्छी होगी। हाँ बिल्कुल, आप ईवीएम की जो बात कर रहे हैं। 26 तारीख को जो किसानों ने ट्रैक्टर परेड का ऐलान कर रखा है, पुलिस से अभी बात नहीं हो पा रही है, पुलिस इजाजत देने के मूड में नहीं है, सरकार हाथ खींचे। सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है क्या कहा है। ऐसे में 127 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं दिल्ली में, जिनको बंद किया जाएगा दिल्ली में एंट्री के लिए। आपको नहीं लगता कि पुलिस के साथ टकराव, एक तरफ मतलब खून खराबा हो सकता है, देश की छवि खराब होगी? आंदोलन में टकराव होता ही है, इससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। और जिन पॉइंटों की बंद करने की बात कर रहे हैं, ये एक बंदर की खिड़की देखिए, दांत निकाल के करता है, ऐसे कर दूंगा की करता, ये सब वो बंदर वाली घुड़की है, बंदर की घुड़की है। इस पॉइंटों को बंद करने से एक भी किसान और कोई भी किसान लीडर डरता नहीं है। और पहले ही हाथ जोड़ के बताया जा चुका है कि हम शांतिपूर्वक परेड करेंगे मींस करेंगे। इसलिए पुलिस से इतना निवेदन है कि इसमें कोऑपरेट करें। अगर वो बंद करेगी, हम तब भी रुकेंगे नहीं, परेड तो होगी ही, हर सूरत में होगी। और आप देखना, आने वाले कुछ समय बाद ही, जो 26 तो अभी दूर है ना, उससे पहले ही पुलिस निश्चित रूप से इसको हरी झंडी दिखाएगी, परमिशन देगी।